अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप तमाम लोगों को मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 साल के तवील अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब हो गई। ज़बरदस्त फ़खर जमान। पहले मैच में नाकामी के बाद जिस तरीके से फ़खर जमान ने अगले 2 मैचेस में इनिंग खेली, 2 सेंचुरियाँ मुसलसल स्कोर की। दैन बाबर आजम, शानदार बैटिंग। पाकिस्तानी कायद ने जिस अंदाज से टीम को लेके चले, हालांकि जिस तरीके का आगाज़ पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी ओडीआई मैच में मिल गया था, 112 रन्स का ओपनिंग स्टैंड, देन 206 रन्स पर जाके पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरती है 36वें ओवर में। देन वो जो एक ड्रामा होता है वही हुआ और 51 रन्स के दौरान पाकिस्तान ने 5 विकेटें गंवा दी। देन लास्ट में जो हसन अली ने बैटिंग की थी वो बड़ी क्रूशल थी और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने मोमेंटम ज़रूर हासिल कर लिया था और स्कोर को 320 रन तक पहुंचा दिया। 28 रन से शानदार फतह पाकिस्तान को मिली। देन नवाज़ की बॉलिंग, अगर जो पहला मैच खेल रहे थे, 3 आउट किए और 4.74 के इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए थे, जो हमारे बॉलर्स बहुत ज़्यादा पिटते हुए दिखाई दे रहे थे। 3 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की। फ़खर जमान को T20 टीम में भी शामिल कर लिया। पहला T20 मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सैटरडे से खेला जाएगा। ये बात हमने क्रिकेट हंगामा में की थी और जिन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा उठाया था वो मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। कोई और नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिरां कदर खिदमात अंजाम दी, बहुत सारे ओहदों पे फ़राइज़ अंजाम देते रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हारून रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच हारून भाई। क्रिकेट एक्सपर्ट तो आप हैं ही, कमेंटेटर तो आप हैं ही। मैंने कहा कितने तारुफ मैं आपके कह रहा हूँ, लेकिन आपकी बात बहुत ज़बरदस्त थी। फ़खर जमान ज़्यादा डिज़र्व करते थे T20 टीम में, और अगर उनको पहले T20 टीम में नहीं रखा था, मैं भी आता हूँ कल के मैच पे, तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी की कोताही, गलती तो करार देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले ऑब्वियसली जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं उनको ज़रूर सलाम अर्ज़ करनी चाहिए, और दूसरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप जिस अंदाज में मेरा तारुफ़ कराते हैं, मैं उसको अपने लिए उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं हारून भाई। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि जब भी आपको कोई पोजीशन मिलती है या कभी कोई आपको जॉब मिलती है तो आपको उसको दयानतदारी के साथ अंजाम देना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जिस भी हैसियत में मैं कोई काम कर रहा हूँ उसको मैं अच्छे तरीके से और दयानतदारी के साथ अंजाम दे सकूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अभी तक तो बहुत अच्छे अंदाज में जितने भी मैंने काम किया है उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड ही बनाया है, अल्लाह का बहुत करम है। दूसरी तरफ यकीनन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तमाम जो लोग स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान की एक जीत जो कि एक सीरीज़ विक्ट्री हुई है बहुत ही अरसे के बाद, ये काबिल सताइश है और मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है तमाम वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आ जाते हैं आपकी उस बात की तरफ, फ़खर जमान की तरफ। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी लेता हूँ कि अगर आपको याद हो, फ़खर जमान टीम से जब बाहर हुए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन्स नहीं किए हुए थे। लेकिन एक एस्पेक्ट जो कि मैं ये फील करता हूँ कि चाहे जो भी सिलेक्शन कमेटी है उसको ये जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त की जो डिमांड्स है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसमें स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास बहुत कम लोग हैं ऐसे, बिल्कुल सही बात है, जिनमें फ़खर जमान सरफ़ फहरिस्त हैं, तो ऐसे प्लेयर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं इसको ये फील करता हूँ कि वनडे में अगर वो 193 ना करता और शादाब खान अगर अनफिट ना होते तो क्या वो T20 की टीम में आ जाते? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक आपने कल एक ट्वीट किया, उसके ऊपर ही मैंने जी बिल्कुल रीट्वीट किया था, कोट किया मैंने उसको। मैंने यही कहा कि ये एक चीज़ है जो कि सिलेक्शन कमेटी या जो भी थिंक टैंक है उसको ये सोचना चाहिए। आप इफ्तिखार के ऊपर तो सारी वो फोकस किए हुए हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं, आसिफ अली के ऊपर आप पूरा उसको बैक करते हैं, तो वाई नॉट फ़खर जमान जो कि एक मैच विनर है। वेयर एज ना आज तक कोई आसिफ अली ने मैच जिताया है, ना आज तक कोई इफ्तिखार ने कोई मैच जिताया है। तो मेरे अपने नज़दीक जो फ्यूचरिस्टिक जहन होते हैं ना, वो ये पिक करते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर सूट करेगा और कहाँ वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता जाएगा। इन दोनों मैचेस की कंट्रीब्यूशन अगर आप फ़खर जमान की निकाल दें 193 और उसके बाद फॉलोड बाय अनदर सेंचुरी, ये बहुत कम होता है। इसमें मैं फ़खर जमान इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, इसमें मैं फ़खर जमान को ज़रूर दाद दूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्मली इतनी बड़ी इनिंग खेलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स्ड एटीट्यूड के साथ आप नेक्स्ट मैच खेलते हैं, लेकिन उनको पता था कि 4 चेंजेस हुई हैं टीम में, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खाली है
और ये 4 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे थे, इन्हीं में से 1 या 2 की जिम्मेदारी थी या 3 की जिम्मेदारी थी कि वो कल के मैच में, जो कि डिसाइसिव मैच था, उसमें परफॉर्म करें। आई थिंक इसमें इमामुल हक ने भी परफॉर्म किया, बाबर आजम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, एंड फ़खर जमान ने। अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये अर्ली स्टेजेस पे आउट हो जाते, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम स्विंग मिलेगा, हाँ 250 के रोकेंगे पाकिस्तान, उसको हम रोक लेंगे। लेकिन क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे विकेट्स नहीं गिरी, इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, और जैसे कि आपने बताया कि आपने कहा ना अर्ली स्टेज पे विकेट नहीं गिरी, उसके बाद जिस तरह गिरी थी वहां फिर 240 250 हो गया था। इससे आप अंदाजा लगा लेना कि अगर अर्ली स्टेजेस पे विकेट्स गिर जाती तो हो सकता है पाकिस्तान 170-80 पे आउट हो जाता। बिल्कुल। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वो चीज़ है जो कि जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इन तीनों बैट्समैन ने, गो के ऐसे लग रहा था कि स्ट्राइक रेट बहुत स्लो जा रहा है, लेकिन ये वही पुराना फॉर्मूला था, विकेट्स इन हैंड, लेटर स्टेजेस में जो हसन अली ने ऑनस्लॉट किया, आखिर के 2 ओवर में 43 रन्स, वही उसका सबसे बड़ा रीज़न बना जो पाकिस्तान ये मैच जीता। और भी पहले मैच में हमने पहले प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे कि फ़खर जमान शायद ओडीआई क्रिकेट में इतने सूट नहीं करते, लेकिन T20 फॉर्मेट के तो वो शहंशाह करार दिए जाते हैं कि जिस तरीके की वो पावर हिटिंग करते हैं। फ़खर ने ख़ुद को डेवलप कैसा किया है हारून भाई, ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्रीज पे स्टे किया, बैट बॉल्स का वेट किया, वो एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन दिखाई दिए, वो एक रिलायबल बैट्समैन दिखाई दिए, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था इस सीरीज़ के अंदर। इसमें एक बहुत बड़ा रोल अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको टेक्निकली आपको बताऊं कि क्या रीज़न है, इसमें साउथ अफ्रीका की पिचेस का बहुत बड़ा रोल भी है। वो पहले जैसी नहीं है? नो, इट्स नॉट दैट। एक पेस, एक बाउंस, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको पता हो कि एक जैसा बाउंस आ रहा है और इसने ऊपर नीचे नहीं होना, यूजुअली जब वेरिएबल बाउंस होता है तब जाके प्रॉब्लम्स होती हैं बैट्समैन को, जब वो हिट आउट करने जाता है। आपने देखा होगा ट्रू बाउंस था, जो गेंद जो देख रहे थे थ्रू द लाइन आगे खेल रहे थे, उसको जो भी उन्होंने अपने मिडल कर रहे थे। पाकिस्तान क्यों सक्सेसफुल हुआ ये मैं आपको लेटेस्ट स्टेज में बताऊंगा कि पाकिस्तान ने स्लोअर्स बॉल का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेट्स मिली। वेयरएज जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे उनका स्लोअर बॉल नजर आ जाता था, तो हमारे बैट्समैन उसको एडजस्ट कर जाते थे, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। चाहे आप जोहानिसबर्ग में देख लें और चाहे आप यहाँ सेंचुरियन में देखें, जो कल मैच हुआ था, कल हालांकि विकेट थोड़ी सी डिफिकल्ट इस सेंस में थी कि थोड़ा टर्न हो रहा था उसमें। जैसे ही मैंने पहली इनिंग देखा तो मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा पाकिस्तान के स्पिनर्स का, और पाकिस्तान स्पिनर्स की बुनियाद पे ही इस मैच को जीतेगा। और एक बड़ा अच्छा डिसीजन था कि दोनों स्पिनर्स खिलाए, उस्मान को भी खिलाया और मोहम्मद नवाज को भी खिलाया। इनफैक्ट अगर इस मैच को कोई अगर पाकिस्तान के लिए जिताने में एक और अहम रोल प्ले किया है तो मोहम्मद नवाज ने किया है। बहुत 3 आउट किए और 3 बड़े क्रूशियल स्टेजेस पे उन्होंने आउट किए, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम को एक मौका मिला कि वो लेटेस्ट स्टेजेस में जाके, वरना 45 ओवर्स तक ये मैच नेक एंड नेक चल रहा था। यानी अगर आप उठा के देखेंगे तो 45 ओवर्स में दोनों टीमों के रन एक ही थे, 277। पाकिस्तान की 5 विकेट्स गिरी हुई थी, उनकी 7 विकेट्स गिरी हुई थी, और वही वो एज था जो पाकिस्तान को मिला। फ़खर को अब कितना कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है? जैसे आपने अभी बात की थी, देखिए हमारा एक बैट्समैन जो खुद को अब ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो अब 2 फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा है। एक वक्त ऐसा भी था कि हमने फ़खर को टेस्ट मैच भी खिला दिया था। अब फ़खर जिस तरह कॉम्पैक्ट बैट्समैन बनते चले जा रहे हैं, हारून भाई वहाँ पर आप किस तरह का कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है अब टीम मैनेजमेंट को? क्योंकि हम आमतौर पे ठीक है जी, ओपन करने के लिए जा रहे हैं, आपके रिजवान और उनके साथ बाबर आजम ओपन करने के लिए जा रहे हैं, आपने इंडिया में वर्ल्ड T20 खेलना है, हम इस पे तो खैर T20 सीरीज़ पे बात करेंगे, लेकिन फ़खर को कॉन्फिडेंस अब किस अंदाज से देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहला काम तो फ़खर जमान को खुद करना है कि उन्होंने ये नहीं देखना कि मैंने पीछे 2 सेंचुरीज कर ली। देखिए, हमेशा हर उस बैट्समैन का या बॉलर का जब अच्छा स्पेल चल रहा होता है ना, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जब आपकी फॉर्म चल रही हो तो आपको हर मैच को एक नए मैच के तौर पे लेना चाहिए, और जब भी आप आएँ तो आप उसको इसी तरह खेलेंगे, मैं एक नए मैच खेल रहा हूँ और आज भी मेरा टारगेट 100 रन करने का ही है। टीम मैनेजमेंट को यह है, देखें एक और एस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊं कि क्यों लोग इतना ज़्यादा कोचेज़ और इनकी टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। कोचेज़ का रोल एक मेंटोर का होता है अगर आप देखें, क्योंकि वो उसको हाथ पकड़ के बैट तो मतलब नहीं सिखा सकते, वो उनको सिर्फ ये बता सकते हैं कि यार कहाँ तुम कहाँ रिलैक्स कर गए थे मेंटली,
कहाँ तुम स्ट्रोक्स को शॉट सिलेक्शन तुम्हारा गलत था। ये तो हमारा मसला है ना, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना। जिसको हम एतमाद देना चाहते हैं उसको एतमाद देते हैं, उसको खिलाए चले जाते हैं, जिसको नहीं देना होता उसको नहीं देते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ टीम मैनेजमेंट कैसे एतमाद दे। तो मेरे अपने नजदीक एतमाद ये है कि आप उसको कह देंगे यू आर द नंबर 1 बैट्समैन नाउ। यस, ठीक है ना, आप फिक्र ना करें और उसको मतलब ये कि आप अपने आप वर्ल्ड T20 तक टीम का हिस्सा हैं, आपको कोई नहीं छेड़ रहा। अब तो देखें सबसे बड़ा काम ही यही है कि आपके जो 16 और 20 लड़के हैं वो अब आपके साथ यूं मुत्तहिद एक होना चाहिए ग्रुप। अब इसमें कोई चेंजेस अनटिल अनलेस के खुदा न खास्ता इंजरी नहीं हो जाती। शादाब की इंजरी हुई है, वो बाहर हुए। लेकिन मैं आपसे अभी बात करनी है मैंने आपसे कि शादाब की जगह उस्मान कादर ने क्या रोल प्ले किया था, ये भी बहुत देखना होगा, क्योंकि शादाब की बॉलिंग के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कौम को एक और चीज़ बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के बाबर आजम टीम के कैप्टन ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। उन्होंने रिप्लेस किसी और को नहीं किया, जाइंट विराट कोहली को रिप्लेस किया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बात करेंगे बाबर आजम पर ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर आजम इससे पहले T20 क्रिकेट में भी पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं, लेकिन जिस अंदाज से बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, जिस अंदाज से बाबर आजम टीम को लेकर चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर आजम अरुण भाई, अगर वो नंबर 1 बैट्समैन बने, लास्ट बॉल पे उनका अगर वो छक्का मिस हो गया, थोड़ा सा अगर वो ज़रा थोड़ा स्क्वायर मार गया, मैं अगर सामने मार जाते गेंद तो मिल गई थी उन्हें, सेंचुरी भी करने वाली, और यार 14 सेंचुरी होती है उनकी, लेकिन नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे, रिप्लेस किया विराट कोहली को। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई थिंक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाबर आजम के अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पैकेज के तौर पे सामने आए हैं एज ए बैट्समैन। विकेट की चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं। अगर आप देखें कि उनका पता नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे शॉट्स मार रहे हैं, वो प्रॉपर क्रिकेट स्ट्रोक्स खेल के गैप्स फाइनल मतलब तलाश करते हैं, और उसके बाद आप अपने स्ट्रोक मेकिंग में उनकी कितनी अच्छी टाइमिंग्स है उनकी कि जो भी गेंद उनके मतलब मिडल करता है तो वो फिर चौका ही हासिल करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि बाबर आजम को 2007 में फर्स्ट टाइम अंडर 16 में पिक किया गया था, और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, नाजरीन के लिए भी ये बड़ी इंफॉर्मेशन होगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इवन अंडर 16 से ही वो रन करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया अंडर 15 का वेस्ट इंडीज़ में, बेस्ट बैट्समैन वहाँ हुए। पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गया, बेस्ट बैट्समैन वहाँ पर हुए। यही साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ मैचेस हो रहे थे। साउथ अफ्रीकन का टीम का कैप्टन डिकॉक थे और पाकिस्तान के कैप्टन जो थे वो बाबर आजम थे। तो एक मुसलसल और तसलसल है। मैंने अंडर 16 में इनकी एक इनिंग देखी थी जो कि कराची के खिलाफ ये खेल रहे थे यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में, इन्होंने 157 किया था। 157 रन किए थे, और मैं इतनी यंग एज में 16 साल की उम्र में वो लड़का छक्के मार रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी चीज। 16 साल का ही था ना? 16 साल ऑब्वियसली, एक आध साल का फर्क हमारे, एक आध साल तो हमारे यहाँ तो है ना उम्र। वैसे ये भी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है। अगर मैं आपको इसके मुतालिक भी बताऊं तो वो किसी और प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं, किसी हंगामे के वक्त रख लेते हैं। या तो औरतें छुपाती हैं, क्रिकेटर छुपाते हैं, बाकी तो उम्र कोई नहीं छुपाता। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों। लेकिन क्योंकि इस वक्त बाबर की सुपरलेटिव विनिंग्स के ऊपर बात हो रही है, आई थिंक कल उसने रियल सेंस में जो मुझे फिक्र थी ना बाबर के कप्तान बनने से, मुझे ये फिक्र थी कि शायद ये अपनी बैटिंग को नहीं कहीं, क्योंकि दूसरा प्रेशर, कप्तानी का प्रेशर बहुत होता है। बिल्कुल, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने सामने रख के एंड देन अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता है। ये चीज़ बाबर ने शो की है कि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, उसको कप्तानी का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। और क्योंकि अंडर 16 से ही वो कप्तानी करते चले आ रहे हैं, अंडर 19 को भी उन्होंने लीड किया है, तो कप्तानी का एक उनमें वो चीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। एक अनजाना प्रेशर भी साथ साथ चल रहा है उनके। आई होप कि यार वो अनजाना प्रेशर जो है वो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि बाबर के लिए और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है ना, हमारे पास ये 4 या 5 यंग प्लेयर्स जो अभी ऊपर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हारून भाई, किसी के साथ ना इंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। ये भी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज करना चाहिए। क्योंकि देखे ना, हाई कोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का केस चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। इसको सॉल्व करने में बाबर की फैमिली नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, बाबर नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस सिलसिले में कोई खास रोल प्ले नहीं कर सकता। देखें, जो भी चीज़ है वो एक इंडिविजुअल एक्ट है। ऑब्वियसली हर चीज़ हर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर जगह पे नहीं हो सकता। अगर आप
इनफरादी तौर पे कोई ऐसे काम करते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, तो वो गलत बात है। आई होप कि ये चीज़ अच्छे तरीके से हम इसको बात को भी यहीं खत्म करेंगे कि इसको सेटल हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बाबर जिस तरह खेल रहे हैं और नाइंसाफी, फिर हारून भाई और हमा और बीटीवी की आवाज़ें, नाइंसाफी हम किसी के साथ भी नहीं देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी हारून भाई, बात तो आई थिंक बाबर जमान इस वक्त मेन स्टे हैं। आपको फ़खर जमान की सूरत में आपको वो नज़र आ रहा है। जो मैं आगे जाके देख रहा हूँ, अगर शर्जील खान अपनी फिटनेस को हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पे सामने आ सकता है बैटिंग में। देखिए, हमें बैटिंग में इस वक्त प्रॉब्लम कहाँ है, 5-6 पे। बाकी अगर अपने टॉप ऑर्डर के आप 4 बैट्समैन देख लेंगे, अगर शर्जील वापस आता है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आप सोचें अगर T20 को सामने रखते हुए अगर आप देखेंगे, अल्टीमेटली तो वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयारी होनी है। फ़खर जमान, शर्जील खान और भाई हैदर, बाबर अली, यू नो, लुक एट द स्ट्राइक, जिनके इनके स्ट्राइक रेट्स हैं 130 से ज़्यादा। वो हम लेटर स्टेजेस में भी हम बात कर सकते हैं इस पे ज़रा डिटेल में करनी है आपसे। वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम को जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल ऑर्डर में है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो टीम ये सोचे इस वक्त कि जीत तो हमने लिया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन क्या ये जीत इतनी कन्विंसिंग थी? जो मैं समझता हूँ नहीं थी। और भाई जैसे आप तो क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हारिस सोहेल एक प्लेयर आया था, बड़ा अच्छा प्लेयर लग रहा था। हारिस को छोड़ दे, शोएब मकसूद ने जिस तरीके का आगाज़ किया था, फिर शोएब मकसूद को अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा थोड़े से इस्टेब्लिश्ड प्लेयर के तौर पे दिखाई दिए। उनकी पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। ये वो प्लेयर्स हैं कि जो दरमियान में मिस कर रहे हैं। हम बहुत सारी अपनी चॉइसेस लेके आते रहे, जैसे अभी हम इफ्तिखार की बात कर रहे थे, हम आसिफ अली की बात कर रहे थे। हम जिन्हें एतमाद देने की ज़रूरत थी, क्या हमने उनको एतमाद दिया, या फिर जहाँ मौका मिला हमने उन्हें बाहर कर दिया? इसमें मैं आपको थोड़ा सा और इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। जहाँ तक आपने शोएब मकसूद और हारिस सोहेल की बात की, बहुत हद तक इसमें इंडिविजुअल्स का अपना भी रोल है। क्योंकि आप कितने पैशनेट हो कि किस तरीके से आपने अपनी क्रिकेट को लेना है। शोएब मकसूद को बहुत मौके मिले, ऐसा नहीं कि उनको मौके नहीं मिले। पूरा 1 साल मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये अंडर 19 के लेवल के बाद जब ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आई थी, अनफिट हो गए थे, और पूरे 1 साल 1.5 साल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनका रीहैब हुआ। ठीक है। सो जितना जो कॉन्फिडेंस या जो मराद, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो चाहे मेडिकल स्टाफ, वो इन्हें मिली। ठीक है। अगर आपको याद होगा, हारिस सोहेल की नी का प्रॉब्लम हो गया था, हर उस जगह पे भेजा गया जहाँ से वो रिकवर होकर वापस बोर्ड भेजता था। ठीक है ना, क्रिकेट बोर्ड ही भेजता था। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब क्रिकेट बोर्ड या जो भी एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स होते हैं, वो इन प्लेयर्स के लिए सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्लेयर्स को पे बैक करना होता है वो इस सूरत में हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड परफॉर्मेंस इन द सेंटर। जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको मुल्क के नाम के लिए, मुल्क के लिए अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, जहाँ सम और दी अदर। क्योंकि हारिस सोहेल ने एट टाइम्स खुद टूर्स मिस किए हैं, उन्होंने खुद मना किया कि मैं नहीं जा सकता। उनकी फैमिली का कोई इशू था जो कि मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता यहाँ पर। सो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक उसकी अपनी हैम्पर करती रही उसकी क्रिकेट करियर को। इसी तरह शोएब मकसूद, अब मैं देख रहा हूँ कि शोएब मकसूद काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि वो मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। सो ये 2 ऐसे प्लेयर आपके पास मौजूद हैं जो आपके उस मिडिल ऑर्डर के गैप को फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपना पूरा फोकस जो है वो क्रिकेट पर कर। अब जिस तरह हमने इफ्तिखार को चांस दिया, जिस तरह हम आसिफ अली को चांस दे रहे हैं, इस तरह हमने खुशदिल शाह को चांस नहीं दिया। खुशदिल शाह ने भी जिस तरीके की पावर हिटिंग की थी, जिस तरीके से उनमें एक डेप्थ दिखाई दे रही थी, ऐसा लगा वो भी अपना कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा शेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अगेन मैं वही आपको बात करूंगा। देखिए, मैं आपको पूरा जो एनालाइज करता हूं, मैं प्लेयर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हुए करता हूं कि उनकी एबिलिटी क्या है। ठीक है। खुशदिल शाह हो गए, आसिफ अली हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज़्यादातर बिलीव करते हैं हिटिंग पे, यानी या छक्का मारेंगे या चौका मारेंगे। क्योंकि क्रिकेट ऐसी है कि इसमें आपको सिंगल टेकिंग भी आनी चाहिए ना, कि कहाँ हमने रोक के 1 रन ले लिए, कहाँ 1 के 2 बना लिए, कहाँ 2 के 3 बना लिए। दिस इज़ वेयर खुशदिल शाह हो गए या आसिफ अली हो गए, ये लैग करते हैं। इसीलिए इनके लिए ये उसी वक्त सूदमंद होंगे जब 4 ओवर रह गए, तब ये जाएंगे, क्योंकि उनका जॉब यही होगा कि ये हिट मारें। सो इसलिए इनको चाहिए कि जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अपने इन जो एस्पेक्ट्स हैं इनको ऊपर कंट्रोल। मुझे इफ्तिखार का भी यही प्रॉब्लम नज़र आता है। वो भी हिट मारने के लिए ज़्यादातर जाते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अच्छे साउंड बैट्समैन है, बट आपकी बाबर क्या है, देखें ना, सिंगल्स भी ले रहा है, 2 रन भी कर रहा है, जहाँ मौका मिलता है 6 भी मार देता है। सो एज ए होल जो बैट्समैन है उसको इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना। सरफराज का रोल आपने कैसा देखा जब सरफराज टीम में शामिल हुए?
सेकंड विकेट कीपर के तौर पे शामिल हुए थे। इंग्लैंड में भी 2-3 विकेट कीपर खेल रहे हैं, इंडिया में भी 1-2 विकेट कीपर टीम में खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कोई पहली मरतबा हो। राशिद लतीफ़, मोइन खान खेले, खुद रिजवान और सरफराज भी पहले एक साथ खेल चुके हैं। सरफराज ने बहैसियत विकेट कीपर जो पहले लीड करते रहे, जिस तरीके से वो टीम को कहीं ना कहीं पुश कर रहे थे, खिलाड़ियों को लेके मोटिवेट कर रहे थे। बाबर आजम को मैंने देखा वो उनको सुन रहे थे और ध्यान दे रहे थे सरफराज की बात को। तो कोई फ़र्क लगा आपको? नहीं, इसमें तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जो आपके मिडिल ऑर्डर में आपका 5-6 पे, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी नहीं थी मिडिल ऑर्डर में, इसलिए हम सरफराज को खिलाना चाह रहे थे। ये कोई इतना अच्छा साइन तो नहीं है कि 2 विकेट कीपर्स खेलें अगर आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास सिस्टम में बैट्समैन ही मौजूद नहीं है। जो कि बटलर खेल रहे हैं, बैरिस्टो खेल रहे हैं, तो उनके यहाँ यही प्रॉब्लम है ना, उनको भी ऐसे बैट्समैन नहीं मिल रहे, तो इसलिए मजबूरी उनको खिलाना पड़ता है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आपने कल देखा आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की रिजवान ने, तो इसमें तो इसीलिए सरफराज को मैंने आपको पहले कहा था अगर वो खेलेंगे तो वो विकेट कीपिंग करेंगे, क्योंकि सरफराज फील्डिंग नहीं कर सकते। अब सरफराज को अगर टीम में जगह बनानी है तो उसको रन्स, जहां भी मौका मिलेगा उसको रन्स बनाने पड़ेंगे। अगर वो रन्स नहीं बनेंगे, मैं T20 में तो उसकी जगह नहीं देख रहा अभी फिलहाल। ठीक है। और मेरे अपने नज़दीक देखिए, मैं अगर आपको ब्रॉडर पिक्चर अगर आपको पेश करूं, हो सकता है सरफराज के चाहने वालों को बुरा भी लगे, लेकिन मैं एक रियलिस्टिक बात करता हूं। सरफराज इतने सीनियर प्लेयर हैं, बीइंग अ कैप्टन, अगर वो टीम में आते हैं ना तो 11 में आते हैं। अगर वो टीम के 11 में नहीं आते तो वो उनको रिजर्व में कैरी ना करें, पानी पिलाना है। हाँ, मतलब वो मुझे कौन सा ऐसा फॉर्मर कैप्टन को पानी पिलाते हुए देखा है? उसकी जगह आप किसी यंग विकेट कीपर को अगर आपने लेके जाना, उसको ग्रूम करें। आपके पास हारिस, सरफराज को कप्तानी से हटाना गलत फैसला था। आई थिंक T20 के फॉर्मेट में तो मैं समझ रहा था कि अभी उनको रहना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं बाकी फॉर्मेट से चेंज करना ठीक था, कोई इशू नहीं था, क्योंकि T20 में उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत बुरी नहीं थी, मार्जिन से टीम ऊपर थी। तो इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि वो अब एक डिसीजन ले गया। लेकिन अब सरफराज को वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा। कीपिंग तो ऑब्वियसली उनकी अच्छी है, ऐसे जैसा नहीं है। उनको जिस नंबर पे आना है वो एक मैच विनर के रोल पे सामने नज़र आते थे कि टीम को लेके चलते थे, फिनिश करते थे। बिल्कुल ठीक है, मैच फिनिश करते थे। वैसे मैच फिनिशर हमारे पास बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हसन अली ने कम बैक किया और हसन अली की बॉलिंग कैसी रही हारून भाई से पता करते हैं। शादाब के अनफिट होने की वजह से उस्मान कादिर को शामिल किया, नवाज टीम का हिस्सा बने थे। उस्मान कादिर और शादाब ज़रा पता करेंगे हारून भाई से ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबको मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 साल के तवील अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका में ODI सीरीज़ जीतने में कामयाब हो गई। अब उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मोमेंटम को आगे भी लेकर चले। अब ऑल इम्पॉर्टेंट T20 सीरीज़ का भी आगाज़ होना है, जिसमें हम आने वाले शो में बात करेंगे। लेकिन इस ODI में पाकिस्तान ने जो चेंजेस किए थे, खासकर स्पिन डिपार्टमेंट में, शादाब खान के अनफिट होने की सूरत में उस्मान कादिर टीम का हिस्सा बने, नवाज को शामिल किया, हसन अली शामिल हुए। हारून भाई, सबसे पहले मैं बात करूँगा हसन अली पर। हसन अली का कमबैक ने क्या इम्पैक्ट डाला, ख़ास कर वो जो लास्ट में उनकी हिटिंग थी जिसने पाकिस्तान का मोमेंटम जो हाथ से निकल गया था। इवन बाबर से फुल टॉस गेंदों पे भी रन्स नहीं हो रहे थे उस वक्त, वो इतने फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे थे जिस तरह से विकेटें गिरी थी। और वहाँ आके जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला था टीम में, वो कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था। वो इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। ऑब्वियसली हसन अली को उस इम्पैक्ट के लिए तो नहीं टीम में डाला हुआ होगा। वो हुआ ये था कि हसन अली, आपको याद हो कि सीरीज से पहले कोविड की वजह से वो टीम में शामिल नहीं हुए थे, वरना तो वो ओरिजिनल 11 में ही होते। अगर वो मतलब पूरी तरह फिट होते और टीम के साथ साथ चल रहे होते तो 11 में ही होते, तो उनको थोड़ा सा बॉलिंग का रिदम भी मिल चुका होता। कल हमने ये ज़रूर देखा कि उनको बॉलिंग में वो रिदम, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, वो नहीं कर सके। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप 11 बॉलों पे उनके 32 रन अगर आप निकाल दें तो आई थिंक वही डिफरेंस है। वही डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 45 ओवर्स तक दोनों टीमें नेक एंड नेक थी। इस चीज़ को देखते हुए कि साउथ अफ्रीका की ये वीकेस्ट टीम थी, आपके 6 प्लेयर नहीं थे, उनका जो मेन इनफॉर्म बैट्समैन डिस्टेंस भी अनफिट होकर टीम से बाहर हो चुका हुआ था। तो उनको डेंट तो पड़ा हुआ था साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन अगर वो टीम जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो पाकिस्तान की स्ट्रांग टीम के साथ मुकाबला करते हुए 45 ओवर्स तक वो उनके साथ मुकाबला करती हुई चली गई। अगर हसन अली बीच में आके जो आखिर में 2 ओवर में 43 रन्स किए, अब उन रन्स को निकाल दें
तो टारगेट आपका बनता है 270 280 और वो चीज कर गए और थे। वो चेस कर गए थे ऑलमोस्ट। सो ये वो चीज़ है जो कि आपके जो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो टीम मैनेजमेंट है, उसको अब ये सोच मैं ये बात कहते हैं कि मोमेंटम जो बाबर को भी दे दिया था उन्होंने, देखे उसके बाद बाबर ने भी छक्के मारे और बाबर 94 पे चले गए, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 80 रन करेंगे बहुत, अगर उन्होंने मार लिया तो वो 94 पे चले गए और सेंचुरी नजर आ रही थी बिकॉज ऑफ हसन अली। वो इसलिए देखे ना बाबर क्यों थोड़ा सा नीचे गिरे, क्योंकि उनके सामने विकेट्स गिर रही थी, जिसका भी आपने तस्करा जी बिल्कुल। जब आप विकेट्स गिर रही हैं एज कैप्टन, यार ये क्या कर रहे हैं, एज कैप्टन मैं ये सोच रहा हूँ ये क्या, यार क्यों आउट हो रहे हैं, गलत शॉट मार के ऐसे नहीं मारना चाहिए था। तो उस वक्त तो फिर अपने आप को थोड़ा सा शेल में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको एक ऐसा पार्टनर मिला, जैसे ही आके हसन अली तो बहुत कॉन्फिडेंट, मुझे जो हसन अली की सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है ना, वो उसका वो एतमाद। हम कल भी बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज कम्पीट करने का उसमें, वो ये हो गए, शादाब खान हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जो टीम को बास प्लेयर्स एनर्जी लिफ्ट करते हैं। सो ऐसे प्लेयर्स का टीम में होना बहुत जरूरी है। यही 3 लोग तो थे, 3-4 जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी। ऊपर से फखर की बात कर लें, शादाब की बात कर लें, हसन की बात कर लें, फहीम अशरफ की बात कर लें, यही जिता गए। बिल्कुल, फहीम अशरफ को भी थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा अलग है, जिस किस्म के ऑलराउंड, वो भी बहुत इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं लेटर स्टेजेस में, अगर वो उस तरीके से। बॉडी लैंग्वेज पैदाइशी होती है या पैदा की जाती है? बहुत सारे शरीफ भी होते हैं, जैसे वो अंदर से बहुत शरीफ आदमी लगते हैं फहीम अशरफ। नहीं, मुझे नहीं पता है या नहीं है, वो बंदा सबड्यूट, मतलब ये कि वो माइल्ड किस्म की पर्सनैलिटी है, लेकिन जब आप कम्पीट कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी एग्रेशन दिखाना होता है। आप हारिस रऊफ को देखें, जितनी मर्जी मार पड़ रही हो, लेकिन जैसे ही वो विकेट लेता है आप उसका जज्बा देखें किस तरीके से। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था कल के। शादाब और उसको कंपेयर करें उस्मान कादिर को। जी, शादाब बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका रीज़न भी यही है कि दोनों का जो फ़र्क है उस्मान कादिर का और शादाब का, उस्मान कादिर इज़ अ बॉलर जो कि मतलब अच्छी लेग ब्रेक भी कर लेते हैं, गुगली भी कर लेते हैं, फ्लिपर भी कर लेते हैं, कल जैसे उन्होंने आउट किया। मेरे शादाब बहुत तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक पता नहीं क्यों जो बॉलिंग कोच हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। जब तक लेग स्पिनर थोड़ा बाय नहीं करेगा हवा दे के, उस वक्त तो वो आउट नहीं कर सकता। और ऐसी अच्छी पिचेस के ऊपर जब तक कि आप थोड़ा सा बैट्समैन को चांस नहीं देंगे वो निकल के मारे या वो स्वीप मारे, क्योंकि जब आप तेज बॉल करते हैं तो आप पेस के साथ ही आप खेल देते हैं। शॉर्ट बॉल हो गया, आपने कट मार दिया, चौका हो गया, शॉर्ट बॉल हुई, आपने पुल कर दिया, चौका हो गया। लेकिन जब आप फ्लाइट देते हैं तो फिर बैट्समैन को उसको मारना पड़ता है, जाना पड़ता है उसको, ताकि वो फिर उसको पार करवाए। सो आई थिंक ये लेटेस्ट स्टेजेस में ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस्मान कादिर का कल बुरा डेब्यू नहीं था, लेकिन उस्मान कादिर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग के ऊपर और अपनी फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि देखें शादाब को अगर आपने रिप्लेस करना है तो आपको उसकी वो तीनों डिपार्टमेंट में मैच करना पड़ेगा या उससे बेहतर होना पड़ेगा। शादाब वापस डेफिनेटली आएंगे, ऑब्वियसली वो वाइस कैप्टन भी उनको बनाया हुआ है, लेकिन एक अच्छा आगाज़ था। दूसरी तरफ जो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया वो किया नवाज ने इतनी अच्छी लाइन के ऊपर बॉलिंग की कि उसमें हल्का हल्का सा स्पिन, आर्म बॉल, उसी ने काम किया। जो LBW किया मलान को उन्होंने, दैट वाज बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी। वो ऐसे लग रहा था कि हवा में गेंद अंदर आएगी, बैट्समैन अंदर की तरफ खेला, गेंद स्पिन हुई और वो विकेटों के बिल्कुल सामने पैड पर लगी। सो दैट वाज एन एक्सीलेंट बॉलिंग। क्योंकि ये आपको मैं बताऊं कि ये नवाज भी उसी बैच का है, अंडर 16 के, जो बाबर आजम के साथ नवाज भी थे, इमामुल हक हो गए, ये सारे, उस्मान कादिर भी उसी बैच के। सो ये तमाम वो प्लेयर्स जो अंडर 16 के बैच में से निकले हुए हैं, दे हैव नाउ ग्रोन, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए इनको ये लंबा सर्व करेंगे पाकिस्तान को, प्रोवाइडेड अपने हेड को कंट्रोल किया और अपनी परफॉर्मेंस की तरफ फोकस किया, क्रिकेट की तरफ फोकस किया। ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ इनको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी अगर ये उसकी तरफ चले गए तो। ऑफ फील्ड एक्टिविटीज जरा ब्रीफ कर दीजिएगा कौन। ऑफ फील्ड एक्टिविटीज से मेरा मतलब ये है कि जब मैच खत्म हो जाए तो उसके बाद भी अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि अगर ये समझ लिया आप ना कि हमने वो मकाम हासिल कर लिया, बस पाकिस्तान टीम के हम आ गए, अब हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, यहाँ आके आप क्रिकेट, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको शोहरत मिलती है, आपको एकदम से पब्लिक दुनिया भर में आपका नाम आना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके आगे जहन में बैठ जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि जी अब तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए। नो, आपने हर आउटिंग पे, हर इनिंग को आपने पीछे भूल जाना है। हर आपका दिन जो है वो नया दिन है। जब भी आप परफॉर्म करने आएँ तो आप कोशिश करेंगे आप भरपूर अंदाज में खेलें। और भाई आज मॉडर्न डे क्रिकेट में ये बात की जाती है कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गई है। उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट आप देख लें, उनका बैकअप टैलेंट आप देख लें, आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है। लेकिन इस तासुर को ज़ायल करने में, इस तासुर को कम करने में, इस तासुर को ख़त्म करने में
बाबर आजम ने जो रिप्लेस किया है विराट कोहली को, ये बाकी खिलाड़ियों को कितना कॉन्फिडेंस देगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को रिप्लेस करना नंबर 1 पे, और होप कि इसको कंटिन्यू करें, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए अपनी इस नंबर 1 रैंकिंग को मजबूत करते रहें, और वो करते रहेंगे। क्योंकि बाबर में एक चीज़ मैंने देखी थी कि वो बैटिंग का इतना शौक है उसको कि वो तो मतलब आउट होने वाली बात नहीं है, विकेट से प्यार करता वो है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बैट्समैन जो है ना, जो अपनी बैटिंग से देख लें, जितने मर्जी टॉप बैट्समैन हैं उनको अपनी बैटिंग से कितना ज़्यादा प्यार है, लगाव है कि नहीं हमने बस रन्स करने हैं। टॉप प्लेयर्स ले लें, देखिए जो इंडिया और पाकिस्तान की आपने जो कंपेयर किया ना, पाकिस्तान का बहुत हराते थे हम, वसीम वक्कार के दौर में, जावेद भाई के दौर में, आपके दौर में हम इंडिया को हराते थे। बिल्कुल, वो उस वक्त अब वो हमें हराते अब वो हमें इसलिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। अब मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में अभी तक यूनुस खान को कोई रिप्लेस कर सका? नहीं। क्या यूसुफ को कोई रिप्लेस कर सका? नहीं। लेकिन अगर आप इसी तरह इंजमाम को रिप्लेस कर सका? नहीं। इसी तरह मैं आपको इंडिया ले जाऊं, सहवाग रिप्लेस हो गए, तेंदुलकर रिप्लेस हो गए जिसको कोई सोच नहीं सकता था, द्रविड़ रिप्लेस हो गए, सो दिस शो गंगोली रिप्लेस हो गए, यानी शर्मा ने, कोहली ने, रहाणे ने, और इवन सबसे बड़ा शेखर धवन, इवन आपका विकेट कीपर धोनी जिसको कोई सोच नहीं सकता था कोई रिप्लेस करेगा, पंत आ गए। इसके अलावा वो जो 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं वहाँ पर, 2 एक साथ खेल रहे हैं। सो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में हमें वो रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। यही वजह है कि हफीज़ आज तक टॉप फॉर्म में खेल रहे हैं। इसी तरह शोएब मलिक का रिप्लेसमेंट आपको अभी तक नहीं मिल सका। सो ये वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, अगर जैसे ही शोएब मलिक और ये जब तक अगर ये हैं अपना परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे बताया ना, जब तक यंगस्टर हैदर अली को किसी की जगह ले लेनी चाहिए परफॉर्मेंस कर, सुहेब मकसूद को किसी की जगह ले लेनी चाहिए। कैसा लगा है आपको? रोहिल नजीर भी अच्छा बैट्समैन और विकेट कीपर है, आई थिंक वो भी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का। चलें, अब फ्यूचर पे तो हमने बात करनी है। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हंगामा में आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ जीत गई और अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होना है, जिस पर हारून भाई और हम आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे। ये ज़बरदस्त सीरीज़ थी। अगर 6 इनिंग आप उठा के देखें दोनों टीमों की इस ओडीआई सीरीज़ में, तो 300 प्लस रन्स बने। सिर्फ एक आखिरी इनिंग थी कि जिसमें 298 यानी सिर्फ 2 रन से, वो मार्जिन से वो 300 नहीं बन सके, लेकिन इतनी एक्साइटिंग सीरीज़ बहुत कम हुई होंगी कि 300। तो इसका मकसद है कि T20 सीरीज़ भी जो है वो बड़ी हंगामा होने वाला है उसमें भी, T20 सीरीज़ में। तो फिर क्रिकेट हंगामा में हम फिर मिलेंगे, मैं और हारून भाई आपसे बहुत जल्द। नसीम राजपूत और हारून रशीद साहब आपसे चाह रहे हैं इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैन, अल्लाह ने के पास।